नमस्कार, गुड इवनिंग। 2-3 दिन ब्रेक के बाद फिर से अपना मिलन हुआ संभव अचीवर क्लास में। अपन सॉल्यूशन की सीरीज को लेकर आए थे और उसमें अपन ने उसका इंट्रोडक्शन का स्टडी कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सॉल्युबिलिटी की। का आपके पास सॉल्युबिलिटी क्या टॉपिक है? तो चलो आगे की बातें करते हैं अपन सॉल्युबिलिटी के हिसाब से। तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा, जैसे पिछले टर्न पर मैंने कह दिया था कि अपना सॉल्युबिलिटी क्या होगा। तो जैसे सॉल्युबिलिटी अपना क्या होता है, ये ले लेते हैं। तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी मैंने आपको 3 टाइप की बताई थी। क्या क्या था उसमें? जैसे एक था अपना लिक्विड, तुम लिक्विड के अंदर गैस डाल रहे थे, लिक्विड डाल रहे थे और सॉलिड डाल रहे थे। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं पहला सॉल्युबिलिटी ऑफ ये फर्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ये हम डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहली बात सॉल्युबिलिटी किसे कहा गया। तो सॉल्युबिलिटी इसमें क्या होने वाला है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, जैसे ये आपने कोई सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, और उस सॉल्वेंट में आपने क्या कर दिया, ये अपना सॉल्वेंट है, ये वाली ये हो गया अपना सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट का फिक्स या सर्टेन अमाउंट ले लिया, जैसे 100 ग्राम ले लिया। टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखा, ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब इसमें आप क्या मिलाना चाह रहे हो, इसमें कोई सॉल्यूट मिलाना चाह रहे हो, सॉल्यूट। जैसे ही इस सॉल्यूट को सर्टेन अमाउंट या 100 ग्राम, सर्टेन अमाउंट या 100 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया और मिलाने पर ये इसमें पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, उसी बात को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो व्हाट मीन सॉल्युबिलिटी? आप कहेंगे क्या, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर which dissolve completely in 100 gram of solvent is solubility। यही अपना क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्यूट का वो अमाउंट जो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अब इस सॉल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, तो नेक्स्ट इसमें क्या आ रहा आपके पास, इफेक्टिंग फैक्टर, ठीक है। यहाँ हो रहा हमारा इफेक्टिंग फैक्टर, तो ये आ गया आपका इफेक्टिंग फैक्टर कैसा होगा, ठीक है। इफेक्टिंग फैक्टर क्या हमारा बनने वाला है, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट राउंड में अगला इफेक्टिंग फैक्टर में देखो पहला पॉइंट आ रहा आपके पास कौन सा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहां होगा तुम्हारा नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट में क्या होगा। तो देखो प्रीवियस प्लेट पर जाओ, फिर से क्या देखा तुमने, सबसे पहले मैं किसमें क्या डाल रहा हूँ, सॉल्यूट, तो इसका नेचर कैसा हो। तो आप खुद से दिमाग लगाओ कि सॉल्यूट का नेचर कैसा बनने वाला है या सॉल्यूट का नेचर कैसा होने वाला है। अगर मैंने कुछ अमाउंट सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाला और सॉल्यूट कैसा बना हुआ है, सॉलिड है, और सॉलिड को बनाने वाली एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी, और उसको डिसॉल्व करने वाली एनर्जी क्या होगी आपकी, सॉल्वेंट एनर्जी। और अगर सॉल्वेंट वाटर है तो हाइड्रेशन एनर्जी। तो क्या कहेंगे आप लोग,
अगर आपकी लेटिस एनर्जी कम है और सॉल्वेंट या हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इट विल डिजॉल्व इजीली। पहला पॉइंट तो यही बन गया। तो इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे आप? इसमें पॉइंट लिखेंगे आप लोग ये। फर्स्ट पॉइंट तो आपने ये लिखा, इफ वैल्यू ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी, और इसी बात को आप बोल सकते हो कौन सा? सॉल्वेशन एनर्जी के साथ साथ अगर पानी आपका सॉल्वेंट है तो इसको क्या बोलोगे आप? हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन इट्स लैटिस एनर्जी। अगर लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं तो डिसॉल्व नहीं होगा। पहली बात तो ये। अब सोचो, जरा डायग्राम में वापस जाओ। यहाँ आपका सोल्यूट था, यहाँ आपका सॉल्वेंट था, यहाँ आपका क्या है? सॉल्वेंट है। अब सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है अगर वो वीकर है, कमज़ोर बॉन्ड है, तो वो क्या होंगे? बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएंगे, आसानी से टूट जाएंगे, और टूट कर क्या देंगे आपके पास? आसानी से टूट जाएंगे और डिसॉल्व हो जाएंगे। बट अगर आप यूं कहो कि सॉल्वेंट के अगर इसके बॉन्ड ज़्यादा मतलब क्या हो? सोल्यूट के बॉन्ड वीक है, तब तो वो क्या होंगे? इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर उसके बॉन्ड स्ट्रांग है तो वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता और सॉल्युबिलिटी नहीं बनेगी। तो क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे दूसरा फैक्टर जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? इफ बॉन्ड ऑफ solute molecules are weaker, कमजोर है, then dissociate or break easily, वो ब्रेक क्या हो जाएंगे? इजीली। whereas जबकि क्या है? if bond are strong then they doesn't break easily and solubility डिक्रीज। तो बताइए सॉल्युबिलिटी क्या होगी भैया? डिक्रीज होगी। आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा? क्या समझ में आ गया? कि यहाँ पर हम नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, और नेचर ऑफ सॉल्यूट में एक बात आपको अच्छे से पता है। क्या क्या बातें तुम्हें ध्यान रखनी है? तो देखो, बातें ध्यान रखने योग्य है कि पहले तो क्या हो? आपकी सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी है ये तो क्या होनी चाहिए? ज़्यादा, और लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम। दूसरी बात, बॉन्ड है वो कैसे होने चाहिए? वीकर बॉन्ड होने चाहिए, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं होने चाहिए। अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहे तो इजीली क्या होंगे? डिसोशिएट हो जाएंगे। ये आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट हो गया। इसको आप कंफर्म कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो को या फिर पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया हमारा कौन सा? नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक में देखो क्या है बेटा? सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या बोलोगे? नेचर ऑफ सॉल्वेंट में, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में एक लाइन तो लगभग सभी बच्चों को पता ही होती है। कौन सी लाइन? लाइक डिसॉल्व, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब होता है समान को घोलता है, समान को घोलता है, समान को घोलता है। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि जैसे मैंने सॉल्युबिलिटी देखी, यहां तुम्हारा लिक्विड है, इसमें तुम सॉलिड डाल रहे हो, पक्की बात। अगर
ये हमारा जो आपका ये टॉपिक है कौन, सोल्यूट। अगर ये कैसा हुआ आपका, अगर ये पोलर है, पोलर, तो सॉल्वेंट भी कैसा चाहिए आपको, पोलर। अगर ये सोल्यूट कैसा आपका, नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, तो ये भी क्या चाहिए आपको, नॉन पोलर चाहिए। इसी का मतलब होता है लाइक डिजोल्व लाइक। क्या मतलब, इफ solute is polar then solvent also polar। ठीक है, तो सॉल्वेंट भी इसमें क्या बनना चाहिए, पोलर ही बनना चाहिए, तो वो भी क्या बनेगा आपका, पोलर। जबकि इफ सोल्यूट इज नॉन पोलर, सोल्यूट कैसा हो बेटा, नॉन पोलर हो, तो कंपाउंड भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होगा। इसी बात को कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। मतलब अगर मान लो आपने कोई सोल्यूट लिया, वो ऑर्गेनिक है, कार्बन वाला है, कार्बनिक है, तो वो जिसमें घुलेगा वो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए आपका, कार्बनिक होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये भी कोई खास नहीं है। अगला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये वेरी मोस्ट है। तो नेक्स्ट देखना आप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या बनेगा। तो अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और इस बिहाव पर बेटा ध्यान रखना, सॉलिड 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होगा आपका डेल्टा एच पॉजिटिव, फर्स्ट डेल्टा एच पॉजिटिव, इसको तुम बोलते हो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। सेकंड क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव, इसको तुम बोलते हो एक्सोथर्मिक। और थर्ड जो टाइप के सॉलिड होते हैं वो होते हैं आपके बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये 3 प्रकार के सॉलिड होते हैं। जैसे सभी बच्चों को एक बात कहीं ना कहीं पता है कि जैसे मैं तुमसे कहूँ, क्या बोलूँ आपको, कि आपको NaCl का क्या दे दिया, एक NaCl दे दिया आपको, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, नॉट पाउडर फॉर्म में। और वो सॉलिड का जो टुकड़ा था, उसका पार्ट था, उस पार्ट को गर्म पानी में डिसॉल्व करना है और एक ठंडे पानी में डिसॉल्व करना है। तो हर कोई बच्चा कहेगा गर्म पानी में इजीली क्या होगा, वो डिसॉल्व होगा। तो ऐसा जो आपके पास होगा उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक सॉलिड। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक सॉलिड। तो क्या कहूँ मैं, सॉलिड, सॉलिड विच डिसॉल्व, सॉलिड विच डिसॉल्व, बोलो किस पर, which dissolve at high temperature, at high temperature are endothermic, solid। जो हाई टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो जाते हैं वो एंडोथर्मिक सॉलिड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका NaCl, KCl, KBr, ये सभी कैसे आपके पास आयोनिक है, ये सभी कैसे आपके आयनिक कंपाउंड है। तुम सभी इनको जानते हो और इजीली से कहीं पढ़ा। अरे नमक है यार, नमक नहीं देखा हुआ क्या आपका, नमक का सॉलिड पार्ट आप पानी में डालो और उसको घोलो, तो घोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा आयनाइजेशन के लिए। बट कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो लोअर टेम्परेचर पर क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो क्या इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं दे आर इजीली डिसॉल्व एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पर क्या होते हैं, इजीली डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे NaOH को देख लो, सभी बच्चों का देखा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टिक्स गोलियां आती है, वो गर्म पानी में क्या होगी, नहीं घुलेगी, जबकि ठंडे पानी में घुलेगी। और जिस बीकर में आपने गोला है वो बाहर से एकदम कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट एक होता है कैल्शियम एसीटेट, CH3COO का ट्वाइस Pb, ये होता है आपका कैल्शियम एसीटेट। बट एक नए टाइप के सॉलिड्स होते हैं, इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पहले तो सॉल्युबिलिटी जो होगी, वो क्या होगी, पहले तो जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है,
पहले तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, अगर फिर भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप कहोगे सर इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू क्या, एग्जिट क्रिस्टलाइन वाटर, उसमें जो क्रिस्टलाइन वाटर होता है वो क्या होता है, आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो आप क्या कहेंगे, सीधी सीधी बात कह दो, ऐसे सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि क्रिस्टल जो वाटर होता है वो एग्जिट हो जाता है, बाहर चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका ग्लूबर साल्ट, फॉर्मूला होता है Na2SO4 डॉट 10H2, 32.4 डिग्री तक 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा बेटा, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को तुमने आफ्टर 32.4 डिग्री कर दिया तो सॉल्युबिलिटी अचानक डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इसमें से जो आपका ये क्रिस्टलाइन वाटर है, देखो ये वाला, ये क्रिस्टलाइन वाटर क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, यही वेरी मोस्ट टॉपिक था। अगली बात करते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में तुम क्या कहोगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की तुमसे बात करूं तो आप कहोगे नो इफेक्ट, बिकॉज सॉलिड में जो आपका वेपर प्रेशर होता है, सॉलिड का जो प्रेशर या वेपर प्रेशर होता है वो लगभग क्या होगा, नेगलेक्ट सा होता है, इसलिए उस पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर काम नहीं करेगा, नो इफेक्ट कह दो। नेक्स्ट सेकंड सॉल्युबिलिटी लेते हैं, बी, सेकंड सॉल्युबिलिटी ले लेते हैं। सेकंड सॉल्युबिलिटी कौन सी आपकी, सॉल्युबिलिटी देखो दूसरा क्या आपके पास, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, अब वो वाली बात तो है नहीं कि तुम 1000 ml 1000 ग्राम ले लोगे या 100 ग्राम ले लोगे, क्योंकि गैसें तो बहुत कम पानी में घुलती है, ठीक है, या बहुत कम सॉल्वेंट होना चाहिए, तो 1 ml ले लो आप, 1 ml सॉल्वेंट ले लिया। टेम्परेचर अभी भी आपको कांस्टेंट ही रखना है, फिर उसमें कोई गैस डिज़ोल्व करो तो ये गैस जितनी इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी वही गैसों की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, और इसको हम एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इस टाइप का जो सॉल्युबिलिटी है अपना, इस टाइप की जो सॉल्युबिलिटी है, ये जो पूरी सॉल्युबिलिटी तुम पढ़ रहे हो, ये आपका क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो क्या कहेंगे, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, अमाउंट ऑफ गैस विच डिजॉल्व किसमें, इन 1 ml ऑफ वाटर, 1 ml ऑफ वाटर, ठीक है, 1 ml ऑफ वाटर completely is solubility of gas और एडजॉर्प्शन। एक बुनसेन नाम का साइंटिस्ट था इसमें, ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं है बट कंपटीशन में पढ़ते हैं। बुनसेन ने इसको एडजॉर्प्शन कांस्टेंट अल्फा से रिप्रेजेंट किया था। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की सॉल्युबिलिटी किससे रिप्रेजेंट होती है, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट अल्फा से रिप्रेजेंटेड होगी, ठीक है। थोड़ा गर्मी का माहौल है और इस कारण से अब छोटी छोटी क्लासें बनाते हैं, तो आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। इसके बाद आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर। थैंक यू, धन्यवाद।